Brought to you by Bank of Maharashtra. बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन पर ब्याज दर घटाकर अब कर दिया है केवल 8.35%, वो भी जीरो प्रोसेसिंग फी पर। नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। 1 फरवरी को बजट पेश होने वाला है। इसी के इर्द गिर्द लल्लन टॉप की एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है 24 का बजट। इस सीरीज़ में या इस ऑनलाइन इवेंट में हम एक्सप्लेनर्स कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि बजट से जुड़े हुए टर्म्स क्या होते हैं। साथ ही साथ हम वॉक्स पॉप कर रहे हैं, बाहर जाके आम आदमी से पूछ रहे हैं उनको बजट से क्या उम्मीदें हैं। इसके अलावा बजट के इतिहास की भी बात हो रही है और साथ ही साथ हम इंडस्ट्री के, टैक्स के और बजट के एक्सपर्ट से भी लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं विनोद रावल जी। विनोद रावल जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। विनोद रावल जी टैक्स एक्सपर्ट हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे सबसे जो बजट से जुड़ा हुआ एक आम आदमी सबसे पहले जो बजट देखता है तो क्या जानना चाहता है? इनकम टैक्स जानना चाहता है, वही जानना चाहेंगे। बेसिक से शुरू करते हैं जो मेरे भी मन में सवाल हैं। विनोद जी, ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी बार सुनने में आता है, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? नमस्कार, लल्लन टॉप के दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्पण जी, ऐसा है जो डायरेक्ट टैक्स है वो प्रत्यक्ष कर और एक है इनडायरेक्ट टैक्स जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष कर वो है जो आप कमाते हैं और आप उसके बाद सरकार आपसे टैक्स लेती है, मतलब आपने कमा लिया, कमाने के बाद आपसे टैक्स लेती है। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो आप सुबह टूथपेस्ट खरीदने से लेकर के और रात को खाना खाने तक, और जो रात को आप आखिरी जो निवाला मुंह में डालते हैं उसके अंदर भी जो टैक्स का एलिमेंट है, उसमें जो जीएसटी लगता है, जो बाकी सब खर्चे लगते हैं, वो सब जो टैक्सेस हैं उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस दोनों के अंदर है। डायरेक्ट टैक्स आपसे कमाने के बाद में सरकार आपसे लेती है, आप डायरेक्टली पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स आप इनडायरेक्टली पे करते हैं जब आप बाजार से कुछ खरीदते हैं, किसी भी तरह की चीज, उस पर जो टैक्स लगता है, इसमें कस्टम ड्यूटीज आती हैं, इस पे जीएसटी आता है, ये दिखता नहीं है जी। आपको एमआरपी दी जाती है, उसके अंदर टैक्स जुड़ा हुआ होता है। जबकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो आपको दिखता है, इसीलिए वो आपको देना चुभता भी ज्यादा है कि मेरी जेब से जा रहा है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जाता आप ही की जेब से है, पर वो सरकार इनडायरेक्टली ले लेती है, तो आपको महसूस नहीं होता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब टैक्सेस जो होता है देश के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन चुभने वाली बात एक निजी तौर पर आपको चुभती है, और डायरेक्ट टैक्स जैसे कि आपने कहा सबसे ज़्यादा चुभता है। इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा चुभता है, तो मेरा ख्याल है डायरेक्ट टैक्स ही होता होगा अगर आपकी परिभाषा के हिसाब से जाए। जो इनकम टैक्स है यही डायरेक्ट टैक्स है, बाकी सारे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्योंकि आपने कमाया, पहले आपको सैलरी मिली, आपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया या रेंटल इनकम आई, जहां से भी आपको आय आई, ब्याज की इनकम आई, सरकार ने आपको पहले तो आय दे दी, इनकम दे दी, उसके बाद आपसे कहा अब आप इसका 30% हमको दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं वो, इसलिए मैंने जो चुभने वाला शब्द कहा था वो इसीलिए मैंने कहा था क्योंकि वो आपको देना पड़ता है, तो आपको ऐसा लगता है कि मेहनत तो मैंने की थी, ये सरकार मेरे से 30% क्यों ले रही है। तो बिल्कुल इसलिए मैंने वो शब्द कहा क्योंकि 30 आपका जा रहा है, आपको अपने हाथ से देना पड़ता है, भले ही वो टीडीएस की शेप में जाए, चाहे आप उसको एडवांस टैक्स में दें या सेल्फ असेसमेंट टैक्स। 3 तरह के टैक्सेस हमारे यहाँ हैं। ये जो टैक्सेस दिए जाते हैं वो जाता उसी टैक्स में ही है, वहीं पर टैक्स जमा होता है। तो बिल्कुल इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, इसी को डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जी, हम इस बार के 2024 के बजट की उम्मीदों को लेकर आपसे सवाल पूछें या आम आदमी क्या चाहता है, उससे पहले एक 2-3 साल पहले, मेरा ख्याल है 2 साल पहले, एक छोटा सा कन्फ्यूजन हम जैसे आम आदमी जो टैक्स भरता है उनको हुआ था। ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कन्फ्यूजन हुआ था, और दोनों पैरेलल में चल रही है। सर, ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप आसान शब्द में हमें बता पाएँ? देखिए, सरकार, पहली बात तो ये पक्का है कि मोदी सरकार जो है वो सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है, वो सरप्राइजेस देते हैं। तो ऐसा भी पहली बार हुआ है, और मुझे नहीं लगता दुनिया के किसी भी देश में 2 टैक्स रिजीम चलते होंगे, पर हमारे यहाँ अभी चल रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके साथ हमें बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस मिलते हैं। अराउंड कोई 70 तरह की डिडक्शंस और छूट जो है वो मिलती हैं, जो हम पहले इनकम लेते हैं, फिर उसमें से हम वो डिडक्शंस क्लेम करते हैं। तो होता यह है कि जब आप वो डिडक्शंस क्लेम करते हैं तो उसके साथ आपको, क्योंकि सरकार उसको चेक भी करना चाहती कि वहीं पर गड़बड़ भी होती है कि कौन सही क्लेम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है।
तो सरकार ने इसको बचने के लिए एक तरीका निकाला, उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम दिया जी। न्यू टैक्स रिजीम में ये सारे जो डिडक्शन एग्जम्पशन थे वो खत्म कर दिए गए और आपसे कहा गया कि सीधा सीधा आप जितना कमाते हैं टैक्स का रेट हमने उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया है, आप इस पर हमारा टैक्स दे दीजिए और हम आप एंजॉय कीजिए। अब सरकार आपसे कुछ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी इस पर नहीं करेगी। तो उसका फायदा ये हुआ कि एक आम आदमी के लिए ज्यादा हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं रही। तो ये कहा गया कि अब आपको सीए की भी जरूरत नहीं है, आप खुद ही बनाइए, जो आपने कमाया है उस पर स्लैब दे दिए गए। जैसे अभी 3 लाख पर एक रेट है, फिर 6 से 6, 6 से 9 ऐसे करके किया गया। तो लेकिन उसके साथ साथ ओल्ड टैक्स रिजीम में क्योंकि छूट अवेलेबल है जी, तो अभी आपको ऑप्शन दिया गया कि आप कौन सा यूज करना चाह रहे हैं। जबकि जब 2023 का बजट आया था तो उन्होंने कुछ डिडक्शंस भी इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे नए टैक्स रिजीम में दे दिया, क्योंकि लोगों को लगता था यार ये तो मिलना ही चाहिए जी। क्योंकि हमें एक आदत पड़ी हुई है इतने सालों से एक रिजीम में रहने की, तो उससे बाहर आना मुश्किल था। तो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम, अभी दोनों टैक्स रिजीम चल रहे हैं, पर क्योंकि ये अंतरिम बजट है और पूरक बजट है, इस पर कंप्लीट फुल फ्लेज बजट नहीं है, तो जब सरकार पूरा लाएगी तब की बात है। अभी हम बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं उम्मीद कर रहे कि टैक्स रिजीम को बहुत छेड़ा जाएगा, पर फिर भी मैंने आपसे कहा यह सरकार जानी जाती है इस बात के लिए कि कुछ लीक नहीं होता है जी, पर कोशिश की जा सकती है कि क्या आता है इसके जी। विनोद जी, मैं अंतरिम बजट के बारे में भी आपसे ज़रूर इस पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये जानना है कि जैसे पिछले कुछ सालों से, ख़ासतौर पे पिछले साल निर्मला सीतारमण जी ने यह अंदेशा दिया था कि हम वी आर डूइंग अवे विद ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इस बार के बजट की बात की जाए तो क्या उन सरप्राइजेस की, जिन सरप्राइजेस की आप बात कर रहे हैं, उनमें ये भी एक सरप्राइज हो सकता है? कितनी संभावना है? आप कैसे देख रहे हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं? मैं 100% आपके साथ सहमत हूं और मुझे कहीं ना कहीं मेरा इंस्टिंक्ट लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को ये खत्म कर देंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा नहीं चलाने वाले। उसका रीजन है, 2 टैक्स रिजीम मैंने आपसे कहा नहीं चल सकते, लेकिन शायद कुछ डिडक्शंस एग्जाम्पशन ऐसे थे जो टाइम बाउंड थे। जैसे सरकार ने कह दिया कि आप 5 साल तक ये छूट ले सकते हैं, तो वो समय जो है वो 5 साल का है, उसको ये कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि उससे पहले अगर विड्रॉ करते हैं तो डिडक्शन देना पड़ता है या लोग कोर्ट्स में चले जाएंगे, जुडिशरी का फायदा उठाएंगे। तो उससे बचने के लिए सरकार ने इसको दोनों रिजीम रखे हुए हैं। तो आप वो शिकायत भी नहीं कर सकते कि मेरा जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मुझे जो बेनिफिट मिलता था आपने विड्रॉ कर लिया। तो सरकार ने उस विड्रॉल को वहीं कायम रखा। अभी विड्रॉल जब करेंगे तो मैं आपके साथ एग्री हूं, मुझे लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं 24 के बजट में नहीं हुआ तो 25 में उम्मीद करके चलिए ये होगा जी। ये आपको न्यू टैक्स रिजीम में आना होगा। वैसे भी सरकार ने पिछले बजट के अंदर न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम कर दिया था। जी। तो अब उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट हो ही गया है, तो बहुत कम लोग रह जाएंगे। और आपको पता है, आप तो पत्रकारिता की दुनिया में हैं, जहां भीड़ कम होती है वो जल्दी विड्रॉ कर लिए जाते हैं, उनको हटा दिया जाता है। अब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो विनोद सर कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो न्यू टैक्स रिजीम है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप एसी ख़रीदने जाते हैं तो आप उसको 18 से लेकर 30 तक किसी भी टेम्परेचर में सेट कर सकते हैं, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है वो 22 डिग्री या किसी किसी में 24 डिग्री की आती है, जैसे ही आप ऑन करते हैं। वैसे ही जब आप टैक्स भरते हैं 2022-23 के बाद से, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर आप चुनते नहीं हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं कंटेम्प्रेरी सवालों में आऊँ, मैं एक चीज़ और मेरा कन्फ्यूजन है कि ऐसा है व्यवस्था कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जा तो सकते हैं, वापस नहीं आ सकते? वो क्या कन्फ्यूजन है, वो थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को समझा सकें। नहीं दर्पण जी, इस पर कन्फ्यूजन किसी तरह का नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो सैलरीड क्लास है वो तो अनलिमिटेड टाइम आ और जा सकता है अपने फायदे के हिसाब से। उन्होंने कहा कि सैलरीड क्लास से हमें कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर सैलरीड क्लास आदमी अपने आप को ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू में लाना चाहता है, अगर उसको लगता है मुझे न्यू में फायदा है, न्यू में आ जाए। रिटर्न भरते वक्त भी अगर उसको ऐसा लगता है कि मुझे ओल्ड में फायदा था, मैं तो डिडक्शन, तो सरकार ने अपने पोर्टल पर एक टूल भी दिया कि आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए
आपको जिससे फायदा हो आप वो ले लीजिए, हम आपसे कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि ज्यादा आप देखेंगे टैक्स पेयर जो है वो सैलरीड क्लास है। अगर आप परसेंटेज की बात करें, आपने तो बहुत ललन टॉप ने प्रोग्राम किए इसके ऊपर, और इस बार जिस तरह से टैक्स की रिटर्न्स बढ़ी, टैक्स का कलेक्शन बढ़ा, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय आप लोगों को भी जाता है कि आप लोगों ने एक ड्राइव की तरह चलाया। शुक्रिया। तो उसके अंदर यहां पर अगर हम बात करें, लेकिन बिजनेसमैन को उन्होंने कहा आप एक बार कर सकते हैं, आपको अगर ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू पे जाना है तो आप चले जाइए, लेकिन अगर आपको वापस आना है तो आप एक बार आ सकते हैं, दोबारा नहीं। पर जैसे हमने अभी बात की, जब ये खत्म ही कर देंगे उसको तो फिर तो ये सवाल ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सवाल और बहुत थोड़े समय का रह गया है। ये मेरी पर्सनल वो है, आप अगर मेरा साथ इस पे देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम को ज़्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं करेंगे। नहीं, निजी तौर पर अगर ऑफ द कैमरा आप पूछें तो ओपिनियन पर्सनल मेरा भी यही है, लेकिन अंततः जैसे आपने कहा था, आपकी बात से सहमत हूँ, सरप्राइजेस की सरकार है, जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे थोड़ा डिफरेंट भी जा सकते हैं। अब आते हैं सर, जिस अंतरिम बजट की आपने बात की थी, भविष्योन्मुखी बात करते हैं कि एक तो ये अंतरिम बजट नॉर्मल बजट से डिफरेंट क्या है, मतलब डिफरेंट कैसे है, और सरकार इस बार आम आदमी टैक्स जैसे कि बात कर रहे हैं, आम आदमी टैक्स रिबेट को लेकर क्या क्या उम्मीदें कर सकती है, पॉजिटिव उम्मीदें कर सकती है? विनोद जी देखिए, उम्मीदों की जहां तक बात करें, देखिए एटीसी 1,50,000 रुपया, क्योंकि रिडक्शन नए वाले में तो है ही नहीं, तो वहां तो बात करने का फायदा ही नहीं है। वहां तो खाली स्लैब्स अगर चेंज होंगे तो होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में आपके पास एटीसी है 1,50,000 रुपए तक का, मेडिक्लेम है 25,000 रुपए आपके लिए, 25,000 पेरेंट्स के लिए, एनपीएस है 50,000 रुपए, उसके अलावा हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है जो 2 लाख रुपए का है जी। तो मुझे ऐसा लगता है जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसके अंदर स्लैब तो लास्ट ईयर भी नहीं बदला गया था, जबकि इतना बड़ा चेंजेस लाए गए, रिजीम लाया गया, तब भी 2.5 लाख रुपए का स्लैब ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 पे ही रखा गया जी। तो इसका मतलब सरकार की कोई भावना उसको बदलने की होती तो वहीं बदल दिया जाता, और 3 नए टैक्स रिजीम में 3 लाख है, ओल्ड में 2.5 लाख है, 2,50,000। डिडक्शंस में एटीसी में 1.5 लाख का है, ज्यादा रिबेट देने की कोई उम्मीद लगती नहीं है। एनपीएस में हल्का फुल्का कोई चेंज हो सकता है। मेडिक्लेम मुझे उम्मीद है थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 25,000 रुपए कोविड के आने के बाद सबके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो हम उम्मीद से देख रहे हैं कि अगर आप करते हैं तो 80D, क्योंकि खर्चा बढ़ा। पेरेंट्स का मेडिक्लेम है 50,000 रुपए तक का जो रिबेट है, उसको भी थोड़ा सा उम्मीद है। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हाउसिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत टाइम से उम्मीद कर रही है कि हमें कुछ फायदा दिया जाए, तो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट अगर आप देखें, अगर हम 8 या 10% इंटरेस्ट से लेते हैं तो क्या 20 लाख के लोन पर 2 लाख का लोन आता है, और 20 लाख के लोन का मतलब है 20-25 लाख रुपए का। कम से कम इस एनसीआर में तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई घर मिलने की, किसी को झोपड़ी भी मिलती हो 20-25 लाख रुपए की, 1 BHK भी नहीं आता होगा, स्टूडियो भी नहीं है। तो इसका मतलब उसकी उम्मीद है कि वो शायद 2 लाख की अमाउंट को बढ़ाया जाए, लेकिन ये सब जो है भविष्य के गर्त में है, कहां क्या आएगा कोई नहीं जानता। तो न्यू टैक्स रिजीम में मुझे नहीं लगता वो किसी तरह की एग्जम्पशंस देने की बात है। हालांकि 7 लाख रुपए तक जो एग्जम्प्टेड है इनकम अभी, उसको शायद बढ़ा दिया जाए, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख था, इधर 7 किया था, तो शायद ये 7 वाली फिगर जो थोड़ा सा बढ़ा दी जाए, पर बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हालांकि सरकार के पास पैसा बहुत आया है टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स के अंदर भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको टैक्स पेयर्स को रिवॉर्ड देना चाहिए। तो रिवॉर्डिंग, क्योंकि सरकार 2 तरह से चलती है, पनिशमेंट से या रिवॉर्ड से। तो रिवॉर्ड अगर आप देते हैं तो शायद उसका फायदा सरकार को ही मिलता है कि टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाती है। तो देखते हैं क्या करना चाहते हैं। तो उम्मीद है कि सरकार विनोद जी की बात सुन रही होगी, और रिवॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है उसके माध्यम उसमें चल के ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगी, ज़्यादा छूट देकर। एक एक करके बात करते हैं। आपने कई टर्म्स कहे विनोद जी, एनपीएस में क्या कोई बदलाव आ सकता है, क्या स्ट्रक्चर चल रहा है और क्यों आना चाहिए, अगर हमारे दर्शकों को क्लियरली बताएं, और कैसे लाभकारी है ये सरकार के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए भी एनपीएस? देखिए, नेशनल पेंशन स्कीम सरकार लाई थी, बहुत अच्छी स्कीम थी। इससे मतलब अगर पर्सनली दिल से पूछे तो मैं 2 स्कीम्स का सरकार का कायल हूं। एक तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड और एक नेशनल पेंशन स्कीम, और तीसरा मेडिक्लेम, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं मेडिकल देने में असफल रहती है, हमें वो सुख नहीं मिल पाते जो मिलने चाहिए आम आदमी को। तो मेडिकल के ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। आपने नेशनल पेंशन स्कीम की बात कही, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर
क्योंकि वो टैक्सेबल है। 60% विड्रॉल के बाद बैलेंस जो बचता है वो जब आप विड्रॉ करते हैं तो आपके लिए टैक्सेबिलिटी हो जाती है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा नाजायज है, क्योंकि मैं अपना ही पैसा देता हूं, मैं मेरा ही पैसा आपके पास रिटायरमेंट प्लान में देता हूं, आप मुझे मेरे ही पैसे को टैक्स कर देते हैं जो ऑलरेडी टैक्स पेड है। अगर आप उसके लॉजिक को देखें, हालांकि सरकार के अपने लॉजिक्स हैं, उसके ऊपर इस पर बहुत बहस हो चुकी जब आया था तब भी, पर सरकार ने इसको नहीं दिया। अब मुझे लगता है क्योंकि सरकार अब क्योंकि 2 टर्म पूरा कर चुकी, तीसरे टर्म के लिए जाना है, ठीक है, सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है कि उनको दिक्कत नहीं है किसी तरह से, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम की टैक्सेबिलिटी है उसको हटा देना चाहिए, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड जिस तरह से पूरा टैक्सेबल है तीनों स्टेजेस पे, ई, इसको हम 3 स्टेजेस कहते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप उसका इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, और जब आप फाइनली मैच्योरिटी पे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं नेशनल पेंशन स्कीम में ये गलत है। थोड़ा सा मुझे लगता है, ये हमारी शिकायत है सरकार से, अगर सरकार सुने तो बिल्कुल हम चाहते हैं हमें रिलीफ मिले, और तीनों जगह ई में जाना चाहिए, और मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि जब आप डिडक्शंस को हटा रहे हैं, एटीसी हटा रहे हैं, तो मतलब मेरी सेविंग की हैबिट को आप छेड़ रहे हैं, जो कि हिंदुस्तान के लोगों को आदत है जी। अब मैं जब अपनी मर्जी से इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं, आपने वहां भी टैक्स का रेट कब रखा हुआ है, म्यूचुअल फंड में भी आप ठीक रखते हैं, तो एनपीएस थोड़ा सा लगता है बहुत हायर रेट पे आप टैक्स करते हैं और मेरे ही पैसे को टैक्सेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीजें तकलीफ देती हैं, उनमें से एक है, बाकी सरकार की मर्जी है सब, आप लोगों की शायद ज्यादा शक्ति होगी, आप कोशिश कीजिए। राइट, बिल्कुल, आम आदमी के लिए हमेशा ही प्रयास रहते हैं। तो विनोद रावल जी, अगला सवाल मैं एक टैक्स एक्सपर्ट के बदले एक आम आदमी से, एक आम विनोद रावल जी से पूछ रहा हूँ। क्या क्या उम्मीद कर रहे हैं वो बात अलग अलग है, अलग हो सकती है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, कैसा टैक्स रिजीम हो? अगला सवाल मेरा जैसे होम लोन को लेकर है, उसमें जाऊंगा, लेकिन आप क्या चाहेंगे कि सरकार को करना चाहिए? देखिए, न्यू टैक्स रिजीम बहुत अच्छा टैक्स रिजीम है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डिडक्शंस देने चाहिए जो एक आम व्यक्ति को चाहिए होते हैं। जिस तरह से सेविंग की हमको हैबिट्स हैं, तो हम ये चाहते हैं, जैसे हमें लगता है कि हमारी जो अगली जनरेशन है जी, वो कहीं, अभी तो एक कंपल्सरी सेविंग होती थी, सैलरी में से पैसा कट जाता है तो ये मान के चलता है कि मुझे सैलरी इतनी मिली, जिसको हम कॉस्ट टू कंपनी कहते हैं, और जो आप सीटीसी और आप जो होम पे, जिसको आप घर लेके जाते हैं, जिस पैसे की बात होती है। होता क्या है कि जब 1 लाख रुपए आपको सैलरी मिलती है और वहीं से 10 कट के अगर 90 आ रहे हैं, तो 90 के हिसाब से सब प्लानिंग्स हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन जब वो 1 लाख आएगा और मैं 10,000 सेव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा मुझे नहीं मालूम। तो अभी जिस तरह से अगली जनरेशन आ रही हैं, जैसे उनके 1-1 2-2 बच्चे हैं सबके, सारा जो ताना बाना कंट्री का चेंज हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं, जो मैंने पहले भी कहा, सरकार को सेविंग्स पर इंसेंटिव्स देने चाहिए, और वो कहीं ना कहीं सैलरी से ही, जैसे सरकार अपना पैसा टीडीएस विदहोल्ड से लेती है, तो सरकार क्यों नहीं हम पर भरोसा रखती कि हम ही टैक्स दे देंगे। लेकिन सरकार जानती है कि अभी जो पैसा मिल जाता है वो आसानी से मिलता है, बाद वाले में थोड़ा मेहनत मशक्कत ज्यादा करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर मेरे प्रोविडेंट फंड पर रिबेट मिलता था, मेरा प्रोविडेंट फंड इकट्ठा होता था। आज भी आप अपने अगर बुजुर्गों से, अपने पिताजी से पूछेंगे तो उनके रिटायरमेंट पर जब उनको 50 लाख 20 लाख जो भी मिले होंगे, मतलब पुराने फिगर्स में तो उनके, हम कई बार सैलरी से ज्यादा उनको मिलता था, वो बहुत खुश होते थे। तो वो जो पैसा मिलने की जो खुशी है साहब, वो अलग होती है। और अब जब आपको मिले, पीएफ में आप डालेंगे ही नहीं तो आपको मिलेगा कहां से? तो वो कहीं ना कहीं, ठीक है आप एनपीएस लागू कर रहे हैं, एनपीएस में एम्प्लॉयर भी देता है, जो 2 कैटेगरी 1 और कैटेगरी ए और बी 2 स्कीम्स हैं, एक में एम्प्लॉयर पे करता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस प्रोविडेंट फंड के जो एटीसी का कॉन्सेप्ट है, इसको डिसकंटिन्यू ना करे और ये कहीं चले। मैं एक आम विनोद रावल ये बात कह रहा है, एज ए टैक्स एक्सपर्ट, एक अलग वजह हो सकती है, बट कहीं ना कहीं एक परिवारों को बचाने का एक तरीका हो सकता है, क्योंकि कल जब रिटायरमेंट आती है, जब आप 60 पे जाकर रिटायर होते हैं, तब आपके पास क्या है जीवन यापन करने के लिए, वो एक अलग है। तो मैंने अपना जो समय काम करने का अगर दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे बुढ़ापे की भी सरकार चिंता करे, मेरे हॉस्पिटल्स बने, जिसके लिए मैं तैयार हूं। मेरे से आप इंश्योरेंस लीजिए, आपने प्रधानमंत्री आरोग्य स्कीम बनाई, ये सब बनाई, तो क्यों बनाई? वो इसीलिए। तो ऐसा नहीं कि इस देश में सिर्फ लोअर क्लास है, मिडिल क्लास सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, जो टैक्स पेयर है। लोअर क्लास को आप सब बेनिफिट्स देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अपर क्लास की आवश्यक नीड्स अलग हो सकती हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास सेगमेंट है, अगर आप टैक्स का डाटा उठाएंगे तो उसके अंदर ज्यादातर मिडिल क्लास सेगमेंट है,
वो कहीं धीरे धीरे जो लोअर मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि उसको बचाने का एक तरीका है कि आप उसको टैक्स सेविंग्स की दे और सरकार उसमें अपनी हिस्सेदारी करे। हालांकि वो बाद में सरकार के ही साइकिल चलाने में काम आता है, वो पैसा कहीं जाता नहीं है, सरकारी के पास तो रहता है। प्रोविडेंट फंड का पैसा पीपीएफ का या प्रोविडेंट फंड का सरकार के पास रहता है, सरकार उसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम्स चलाती है। और वो सरकार को पता होता है कि इनकी रिटायरमेंट इस डेट को है तो मुझे पैसा हमारे पास ही रहने वाला है। लेकिन क्या ऐसी मजबूरियां हैं, क्या ऐसे वक्त है? क्योंकि पूरी दुनिया में मैं देखता हूं, अमेरिका अपना K401 चलाता है जी, 4OK चलाता है, तो उसके अंदर वो सेव करते हैं। तो हम क्या वजह है, हम क्यों उस तरफ डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, क्या कारण है उसके पीछे? शायद मैं उतना समझदार नहीं हूं, मेरी बुद्धि शायद उतनी नहीं है जितनी इस देश का प्रबुद्ध जो वित्त मंत्री और ये सब सोचते हैं। पर मुझे लगता है एक आम आदमी की तरह से कि ये फायदा मुझे मिलना चाहिए, उससे मुझे रिलीफ मिलेगा। और इस 1.5 लाख की लिमिट को भी बढ़ा दीजिए ताकि मैं और फायदा इसका ले सकूं। ये जो बीच में अमेरिका के आपने बात कही थी, उसका नंबर मुझे याद नहीं है। मैं एक बहुत बढ़िया 30 मिनट की या 1 घंटे की मैंने वेब सीरीज़ इस पर देखी थी कि किस तरीके से मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हो और कैसे वो शेयर में लगाते हैं। थोड़ा बहुत न्यू पेंशन स्कीम की तरह ये है, उस बारे में मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा। अब मैं वापस आता हूँ टैक्स एक्सपर्ट विनोद रावल जी के पास। ये होम लोन में जो टैक्स छूट की आपने बात कही थी, वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, फ्यूचर में कैसे वो होना चाहिए, और सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ है और मिडिल पाथ क्या है सर इसका? देखिए, जहां तक होम लोन इंटरेस्ट की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि उस अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे हाउसिंग इंडस्ट्री भी आपकी अपग्रेड होती है। उसके साथ साथ एक आम आदमी अपना घर बना पाता है। और सरकार ने एक सपना हमको दिखाया था कि हर व्यक्ति के सर पर छत होगी जी, अफोर्डेबल होम्स की स्कीम आई, सब कुछ आया। उसके साथ अगर मैं अपना घर खुद ही बना, मैंने कहा ना, मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा बेनिफिट्स कहीं ना कहीं सरकारें चूक जाती हैं, क्योंकि लोअर को वैसे ही मिल जाता है, उसको आप इंसेंटिव्स देते हैं, कोविड में भी पूरा सपोर्ट देते हैं। अपर वाले को की नीड्स, मैंने कहा उसकी ज़रूरतें डिफरेंट तरह की हैं, उसको बैंक सपोर्ट करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास व्यक्ति एक अपना घर भी नहीं बना पाता। 2 लाख रुपए के अंदर अगर 20 लाख का लोन लेगा तो कहाँ से तो वो उसको करेगा। आज दिल्ली की अगर आप बात करें, हम नोएडा की बात करें, मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ से कम का कोई घर आता है। तो इसको आप या तो आप सिटी वाइज करिए, टियर 1, टियर 2, 3 सिटीज के हिसाब से आप इंटरेस्ट का बेनिफिट दीजिए। मैं कहाँ का टैक्स पेयर हूं, मैं कहाँ रहता हूं, मेरे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स तो कहीं तो क्रिएट करेंगे आप। मुझे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के साथ मैच कर दीजिए। कोई एक तरीका ऐसा बनाइए जिससे मेरे टैक्सेस उसी तरह से मेरे से चार्ज हो और मुझे बेनिफिट्स भी उसी तरह से मिले। मैं महंगे शहर में रहता हूं तो ठीक है, महंगे शहर में आप मुझसे, मैं टोल्स भी देता हूं जो एक गांव का व्यक्ति नहीं देता। मैं टोल्स में भी कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं जीएसटी में भी कंट्रीब्यूट करता हूं, मैं ट्रैवलिंग भी करता हूं, वहां भी मेरा कंट्रीब्यूशन है। तो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो अलग हैं उस एक गांव कस्बे के रहने वाले व्यक्ति से। मैं गांव से आता हूं तो इसलिए मुझे मालूम है। तो मैं उससे जब अलग हूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कुछ रिलीफ भी उसी तरह से बेनिफिट दीजिए। मुझे एनालिसिस आप उसी तरह से करिए। बिल्कुल, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसा होता है कि जो कहां है आपके लिविंग अलाउंसेस उसी तरह से आप कैलकुलेट, बिल्कुल ऐसा ही होता है, सब कुछ वो बेनिफिट्स है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जरूर इस बार कुछ ऐसी चीजें नई लाएगी, आनी चाहिए कुछ। आपने पैसिवली एक डाइकोमी की या एक काउंटर इंट्यूटिव सरकार की काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच की बात की। एक आप कहते हैं कि हाउसिंग के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है, दूसरी तरफ हाउस लोन के ऊपर। वैसे ही आयुष्मान भारत की बात की जाए और दूसरी तरफ आपका जो मेडिक्लेम के या जो रिबेट है, तो क्या आपको ये डाइकोमी लगती है? क्या आपको ये काउंटर इंट्यूटिव अप्रोच सरकार की लगती है? क्या आप इसको खुल के इस पर बात करना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, बिल्कुल मुझे लगती है सर। सरकारों को तो हर सेक्टर को बढ़ाना है जी, हाउसिंग सेक्टर को ही बढ़ाना है। और इस सरकार की सबसे बड़ी आप चीज देखिए कि वो अगर वो अयोध्या का टेम्पल भी बनाते हैं, राम जी की अगर प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके साथ साथ शाम को इकोनॉमी भी डिस्कस होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो खाली रिलीजियस माइंड के साथ शाम तक उन्होंने खत्म कर दिया। शाम तक आपके पास ये डाटा भी आ गए थे कि अब यहां पर इतने करोड़ श्रद्धालु आएंगे, उससे ये इकोनॉमी बढ़ेगी, इतने होटल्स नए बनेंगे, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्शन जो है वो पूरी बनी हुई है। बिल्कुल, हमारे प्रदीप जी ने उस पर खर्चा पानी भी किया था। तो मैं उसी पर बात कर रहा हूं कि ये सब चीजें जो है वो आप
इकोनॉमी के साथ, क्योंकि ये मोदीनॉमिक्स है। 2014 में मैंने जब किया था, जब सरकार जीती थी, मैं इंटरव्यू कर रहा था, मैंने कहा था मोदीनॉमिक्स का युग शुरू हो गया है। तो अब कल एक नया शब्द क्वाइन हुआ था, शायद आपके यहाँ हुआ, अयोध्यानॉमिक्स। तो ऐसा नहीं है कि खाली, तो इकोनॉमी तो साथ चलेगी, जीने के लिए पैसा चाहिए, आपको रोजी रोटी चाहिए, तो भले ही आप बिल्कुल श्रद्धा से रहें, आप अपने अपने धर्म का पालन करें, हम लोग बिल्कुल श्री राम के साथ कल चले, और वो हमारे घर पधारे, हमें अच्छा लगा, एक सपना पूरा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की बात भी हुई। तो मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी, और सारे सेक्टर्स को बूस्ट देना ये सरकार की जिम्मेवारी भी है, और उसके साथ साथ सबको घर देना भी एक जिम्मेवारी है। तो दोनों का फायदा है उसमें। तो एज ए सिटीजन भी मुझे फायदा है कि मेरा घर बनता है, मेरे सर पर छत है, मेरे आगे परिवार के साथ है, और एक सेक्टर डेवलप होता है, और उससे देश की इकोनॉमी, आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से बना इस कंट्री के अंदर पिछले कुछ सालों में, जिसका सरकार कह भी रही कि हमने बनाया, तो आज इसका फायदा भी मिला। बिल्कुल। आज देखिए आप किस तरह से 3 साल के अंदर अयोध्या में एयरपोर्ट बन जाता है, वरना मुझे याद है हम एक फ्लाईओवर बनने में 20-20 साल लगा करते थे, हमारे घरों के बाहर जो बनता था। तो आज कंस्ट्रक्शन का स्टाइल बदला और चीज़ें बदली। इस पूरे इंटरव्यू के दौरान आपने कई बार कोविड के बारे में बात की, मतलब 1-2 बार कोविड के बारे में हल्के से छुआ, मेडिकल एक्सपेंसेस के बारे में छुआ। किस तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस को किस तरीके से किया जा रहा है, किस तरीके से और बेहतर तरीके से मेडिकल एक्सपेंसेस को या मेडिकल इंश्योरेंसेस को इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, विनोद जी? देखिए, कोविड भले ही हम भूल गए हैं, पर जो वो त्रासदी थी वो हम सब ने झेली है, हम सब ने वो देखा है किस तरह से हमारे ही बीच में से कोई ऐसा शायद व्यक्ति नहीं होगा जो उससे अफेक्टेड ना रहा। तो अब उसको सोच करके भी रूह कांप जाती है कि वैसा कभी फिर सीन हो। हम सोच भी नहीं सकते कि पूरी दुनिया बंद हो जाए एक इतने समय के लिए, लॉकडाउन और सब कुछ बंद होना, और मेडिकल इमरजेंसी कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसा कुछ ना हो, तो उसके लिए सरकार को अपने मेडिकल सेक्टर को बूस्ट देना चाहिए, मेडिकल सेक्टर को और बढ़ाना चाहिए। हॉस्पिटल्स, हमारे पास ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं सब लोग, तो कहीं ना कहीं अब रिवर्स स्टार्ट हो गया है। जिस तरह से इकोनॉमी यहाँ बूस्ट अप हुई, लोग वापस आने लगे, वापस आने लगे हैं, तो हमारा फर्ज है कि हम उनको दें। जिस तरह से पर्यावरण अफेक्टेड है, हम और आप पॉल्यूशन को जिस तरह से झेलते हैं रोज, AQI का जो लेवल्स हम चेक करते हैं, ये भी एक थर्मामीटर की तरह हो गया है कि आज क्या है। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारे शरीरों पर पड़ रहा है, हम लोग उस पॉइजन में जी रहे हैं। ठीक है, इम्यूनिटी है तो हम बच रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसका असर है, और उसका फार्मा इंडस्ट्री को कल ना दवाइयाँ बनानी पड़ेंगी, और उसके लिए सरकार को आज ही करना पड़ेगा। मुझे एज ए सिटीजन सरकार को ये एक गारंटी देनी होगी कि आपका इलाज होगा, क्योंकि पढ़ाई और दवाई ये 2 सरकार की जिम्मेवारी है मुझे देना। वो बिल्कुल मुझे मेरा राइट है, मेरा एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो मैं सरकार से डिमांड करता हूं कि मुझे मिलना ही चाहिए। और अगर कहीं कमी है तो सरकार बिल्कुल इसको करे। उसके लिए मेरे जिस वक्त मैं सैलरी अर्न कर रहा हूं, या जिस वक्त मैं पैसा कमा रहा हूं, मैं बिजनेस से कमा रहा हूं, चाहे मैं कहीं से भी कमा रहा हूं, मैं सरकार को उसका कंट्रीब्यूशन देने को तैयार हूं, जो भी आज लेना है। लेकिन जब मुझे जरूरत हो तब सरकार मेरे साथ उसी तरह से गारंटी के साथ खड़ी हो। और फिर एक शब्द आपसे बात करते करते याद आ गया, मोदी को यह गारंटी देनी होगी। नहीं बिल्कुल मोदी को गारंटी देनी होगी। दूसरी बात ये भी है कि अगर हम केवल प्योर फाइनेंसेस पर बात करें विनोद जी, तो ये सरकार के लिए भी नुकसानदायक है फाइनेंशियली भी, कि उसके जो सिटीज़न हैं, सिटीज़न का एक बड़ा चंक अस्वस्थ रहे, फिनेंशियली भी इसके काफ़ी नुकसान है। क्लोजिंग से पहले सर कोई रिमार्क, अगर बाय द वे कोई भी जो बजट बना रहे हैं वहाँ के, या निर्मला सीतारमन या उनके साथ के कोई देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, आम नागरिकों को क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ अंतरिम बजट से हमें कितनी उम्मीद करनी चाहिए, फिर से सवाल है सर। चलिए बिल्कुल आखिर में चलते हैं। हालांकि बजट तो बनकर अब तक पैक हो गया है, जो कुछ होना था वो हो चुका है, सिर्फ उम्मीदें की जा सकती कि उस पिटारे में से क्या निकलेगा, बहुत थोड़ा सा समय बचा है। लेकिन एज ए सिटीजन मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे, जो मैंने कहा कि मुझे ये राइट्स है, या जो मुझे मेरे जो वक्त के साथ जो मैं पैसा कमाता हूं, सरकार मेरे उस पैसे का सही इस्तेमाल करे और उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और सिटीजन्स को मेरी एक ही सलाह है कि आप अपना टैक्स, मैं हमेशा कहता हूं, पे योर टैक्सेस ऑनेस्टली। आप ईमानदारी से अपना टैक्स दीजिए, तभी सरकारें ईमानदारी से काम करेंगी, क्योंकि पहले मुझे ईमानदार होना होगा।
फिर मैं सरकार से उम्मीद कर सकता हूं कि मैंने जो आपको ईमानदारी का पैसा दिया था आप मुझे उसका हिसाब दीजिए। तो पहले मुझे मेरा हिसाब बनाना होगा, तो पे योर टैक्सेस ऑनेस्टली, और सरकार अपना उसी हिसाब से देगी। बाकी हम बहुत सारी चीजें इस पर डिस्कस कर चुके। उम्मीद वही है कि मुझे कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस न्यू टैक्स रिजीम में भी दे दी जाएं, जिसको जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इसमें कोई इशू नहीं है सरकार के पास किसी तरह से, कोई प्रोसीजरल उन्होंने ग्राउंड्स लिए थे कि हमको करप्शन से बचने के लिए हम इन चीजों को हटा रहे हैं क्योंकि इनकी वजह से होती है। तो जिस तरह से आज डोनेशन के ऊपर सरकार लेकर के आई कि अब आप चैरिटेबल ट्रस्ट को दीजिए, वो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं, मेरे पैन नंबर से कनेक्ट होकर के मेरे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में पूरी इंफॉर्मेशन आती है। सेम इसी तरह से जो भी चीजें मैं कर रहा हूं, चाहे मैं मेडिक्लेम कर रहा हूं, आप मेरा दे दीजिए ना, इंश्योरेंस कंपनी से कहिए, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मेरे से पैन नंबर लेकर के ही तो पैसा लेते हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे पैन नंबर में दे दे मैंने मेडिक्लेम कितना दिया है। सिमिलरली हाउसिंग लोन इंटरेस्ट में पे करता हूं, बैंक अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट सरकार को फाइल कर रहे हैं, आयकर डिपार्टमेंट को, उसके अंदर उन्होंने सिर्फ उसको हाउसिंग में तो डिवाइड करना है, तो मेरी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ये सब कुछ डिवाइडेड आ सकता है और मैं उसके बेसिस पे क्रेडिट ले सकता हूं। तो इसमें कोई, मुझे नहीं लगता प्रोसीजरल सरकार को कोई दिक्कत होने वाली है। मुझे सब्सटेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, आप वहां से चेक कीजिए, मैं वहां से रिलीफ ले लूंगा ऑटोमेटिकली। मेरा जो सरकार का सपना है कि हम आपको आपके फोन के ऊपर आपकी टैक्स की रिटर्न दे दें, आप सिर्फ टैक्स पे करें, तो बिल्कुल ये अभी भी बन सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। ये वो डिडक्शंस है जो आसानी से दी जा सकती है, बिल्कुल, इसमें मैं कोई ऐसी चीज नहीं ऐड कर रहा हूं। तो एज ए सिटीजन मेरे को यह है कि मुझे कुछ रिलीफ दिए जाए क्योंकि खर्चे, कॉस्ट ऑफ लिविंग जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, मानना पड़ेगा इन्फ्लेशन जो 6-7% का चल रहा है, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देना होगा। उसको बेसिक टैक्स एग्जम्पशन में, स्लैब में देंगे तो डायरेक्ट है, आप वैसे दे देंगे तो इनडायरेक्ट दे दीजिए तो बहुत अच्छा रहे। तो ये थे विनोद रावल जी, जो एज अ सिटीज़न ये कहते हैं कि उनकी कुछ उम्मीदें हैं, और एज अ टैक्स एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, बाकी बाहर उम्मीदें ले सकते हैं, रख सकते हैं। तो हम अपनी गारंटी ये ले सकते हैं कि हम अपना टैक्स ईमानदारी से और सही समय पर चुकाएं। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया फिर से। शुक्रिया।